नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस का 5th चैप्टर जो हमारा है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। इस पूरे वीडियो में या इस पूरे लेसन में आखिर क्या पढ़ेंगे हम? तो इस पूरे लेसन में हम पढ़ेंगे कि जो विभिन्न एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को किस प्रकार अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से अरेंज किया। स्टार्टिंग में जब एलिमेंट्स खोजे गए तो उनकी संख्या जब बढ़ती चली गई तो सभी जो केमिस्ट थे उनके लिए एक समस्या यह खड़ी हो गई कि किस प्रकार से उन एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए। और सभी जितने भी वैज्ञानिक थे जिन्होंने उनको अरेंज किया, सभी के द्वारा जो एक बेसिक चीज ली गई वो यह थी कि जो लाइक जो तत्व थे जिनके गुण धर्म आपस में मिलते थे उन तत्वों को उन्होंने एक जगह अरेंज किया तथा जिनके गुण धर्म आपस में नहीं मिलते थे ऐसे तत्वों को अलग अलग रखा गया। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन दिया गया वो 1817 में ये J.W. डॉबेराइनर के द्वारा दिया गया था। J.W. डॉबेराइनर ने जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनको उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया। और किस प्रकार से अरेंज किया कि जो बीच वाला जो एलिमेंट था उसका एटॉमिक वेट बाकी दो जो एलिमेंट थे उनके एटॉमिक वेट का हाफ था, यानी कि उसने तीन एलिमेंट का एक सेट बनाया जिसको हम त्रिक के नाम से जानते हैं और जिसको हम ट्राइड भी कहते हैं। तो तीन एलिमेंट का उसने सेट बनाया और किस प्रकार से बनाया कि उसने उनको बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित किया और उसमें से जो बीच वाला एलिमेंट था उसका परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का एवरेज था, औसत था। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो डॉबेराइनर के द्वारा त्रिक बनाए गए थे उसमें तीन त्रिक जो उसके द्वारा बनाए गए तीन ट्रायड, उसमें पहला जो ट्रायड था वो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का था जिनका एटॉमिक वेट अगर हम देखें तो 7, 23 और 39 होता है। उसी प्रकार से जो दूसरा ट्रायड बनाया गया वो था क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का। और तीसरा जो ट्रायड या त्रिक जो बनाया गया वो था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का। अगर हम देखें तो इन सभी में जो परमाणु द्रव्यमान है इनको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है और जो बीच वाला एलिमेंट है उसका परमाणु द्रव्यमान अन्य दो के परमाणु द्रव्यमान का औसत है। यदि हम देखना चाहें तो लिथियम और पोटेशियम का यदि मैं ऐड करूं तो ये मेरे पास है 7 और 39, इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, एवरेज इनका निकाल लिया, ये आ गया 46 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 23। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जब लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान को ऐड किया जाता है और 2 से जब हम डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास परमाणु द्रव्यमान आता है 23, वो किसके इक्वल है? सोडियम के इक्वल है। इसी प्रकार से यह अन्य पर भी लागू होता है। लेकिन उस समय तक ज्ञात कुल 30 एलिमेंट्स में से J.W. डॉबेराइनर केवल 9 एलिमेंट का यानी कि केवल 3 ही त्रिक बना पाए थे। बाकी एलिमेंट्स के लिए वह त्रिक या ट्रायड नहीं बना पाए थे। यह J.W. डॉबेराइनर द्वारा जो त्रिक बनाए गए थे वो उसका फेलियर था क्योंकि उस समय तक ज्ञात एलिमेंट 30 थे लेकिन J.W. डॉबेराइनर केवल 3 त्रिक यानी कि 3 के 3 सेट यानी 9 एलिमेंट्स जो थे केवल उनके लिए जो त्रिक था वो बना पाए थे। बाकी 21 एलिमेंट पे वो यह लागू नहीं कर पाए थे। यह इस J.W. डॉबेराइनर की क्लासिफिकेशन की लिमिटेशन थी, सीमाएं थी। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल। अगर हम देखें तो 1865 में न्यूलैंड्स के द्वारा विभिन्न जो एलिमेंट्स थे उनको अरेंजमेंट के लिए एक व्यवस्था दी गई। उसमें उन्होंने लाइंस के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया और किस प्रकार से अरेंज किया कि जब एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक वेट के अनुसार उन्होंने अरेंज किया तो उन्होंने पाया कि हर एक 8वें एलिमेंट के जो गुण धर्म थे वो पहले एलिमेंट के समान थे। यानी कि ये जो हम अरेंजमेंट देख पा रहे हैं ये न्यूलैंड्स के द्वारा विभिन्न एलिमेंट्स को जो अरेंज किया गया उनकी अरेंजमेंट थी। इसमें जो हमारे पास जैसे हम पहला एक ऑक्टेट लें तो हम देखते हैं कि जो एलिमेंट्स अरेंज किए गए हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो यहाँ जो फ्लोरीन है इसके गुणधर्म हाइड्रोजन के गुणधर्म के समान थे
और ये उसी प्रकार से था जिस प्रकार से संगीत के जो सुर होते हैं सा रे गा मा पा धा नी और फिर आता है सा, तो वो उसी प्रकार से भारतीय संगीत के जो सुर होते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, उसी प्रकार से हर एक 8वें एलिमेंट के जो गुणधर्म थे वो पहले एलिमेंट के समान थे, और इस प्रकार से उन्होंने इन एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल लाइंस में अरेंज करने का कार्य किया। लेकिन यहाँ जो न्यूलैंड्स के द्वारा अरेंजमेंट दी गई इसकी कुछ लिमिटेशन रही, कुछ कमियां रही, और किस प्रकार से कमियां रही कि एक तो यह नियम उस समय तक जो ज्ञात तत्व थे केवल कैल्शियम तक ही सही तरीके से ये नियम लागू हुआ। दूसरा, यह भारी जो तत्व, भारी एटॉमिक वेट जिनका ज्यादा था उन एलिमेंट्स पे लागू नहीं हुआ। तीसरा, न्यूलैंड्स ने उस समय अज्यूम किया, माना कि केवल प्रकृति में 56 तत्व ही हैं तथा अन्य नहीं है, जो कि थ्योरी बाद में गलत सिद्ध हुई। तो इस प्रकार से कहीं कहीं न्यूलैंड्स ने, अभी आप देख पा रहे हैं जैसे टेबल में कहीं कहीं दो एलिमेंट्स को भी एक साथ अरेंज कर दिया गया। तो इस प्रकार से जो न्यूलैंड्स का जो ऑक्टेट रूल था, अष्टक नियम था, उसमें ये कमियां रही कि उसने कहीं कहीं 2 एलिमेंट्स को भी एक साथ अरेंज कर दिया और भारी एलिमेंट्स पे यह नियम लागू नहीं हुआ। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव द्वारा 1866 में एक आवर्त सारणी दी गई जिसमें उस समय तक ज्ञात 63 एलिमेंट्स को एक टेबल की फॉर्म में अरेंज किया गया। यह अभी तक की सबसे सिस्टमैटिक अरेंजमेंट थी एलिमेंट्स की, जिसमें सभी एलिमेंट्स को 9 वर्टिकल ग्रुप्स, जिनको हम समूह कहते हैं, और 7 जो हॉरिजॉन्टल हमारे पास लाइंस थी उनमें अरेंज करने का कार्य किया गया। सभी एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक वेट, मास के अकॉर्डिंग सभी एलिमेंट्स को अरेंज करने का कार्य किया गया। और इसमें जो भी एलिमेंट्स थे जो उनके द्वारा ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाए गए थे, उनके सूत्र को आधार मानते हुए उन सभी एलिमेंट्स को अरेंज करने का कार्य किया गया। जो इस मेंडलीव द्वारा आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल दी गई, इसकी खूबियां यह थी कि मेंडलीव द्वारा टेबल के अंदर एक जैसे एलिमेंट्स को साथ रखने के लिए कहीं कहीं जो ज्यादा एटॉमिक मास, ज्यादा परमाणु द्रव्यमान वाला एलिमेंट था उसको कम वाले से पहले रख दिया गया। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ कोबाल्ट, जिसका परमाणु द्रव्यमान 58.93 है, उसे निकिल, जिसका परमाणु द्रव्यमान 58.71 है, उससे पहले रखा गया। इसके अलावा मेंडलीव द्वारा कुछ जगह खाली छोड़ दी गई, यह बताकर कि इन एलिमेंट्स की खोज बाद में होगी और उन एलिमेंट्स का नाम उससे पहले जो एलिमेंट आया उसके साथ एक का शब्द लगाकर उस एलिमेंट का नाम निर्धारित कर दिया गया। जैसे स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ये जो एलिमेंट्स थे, स्कैंडियम का नाम दिया गया एका बोरोन, एल्यूमिनियम का नाम दिया गया एका गैलियम, और सिलिकॉन जो हमारे पास जर्मेनियम है उसका नाम दिया गया एका सिलिकॉन। इन एलिमेंट्स की खोज बाद में हुई। इसके अलावा जो मेंडलीव द्वारा टेबल तैयार की गई उसमें बेरिलियम, जिसका परमाणु द्रव्यमान उस समय 13.5 था, उसे भी करेक्ट करने का कार्य किया गया। इस प्रकार इसके अलावा मेंडलीव जो सारणी तैयार की उसमें जो बाद में खोजी गई जो हमारे पास इनर्ट गैसेस थी, अक्रिय गैसें, उन्हें बिना किसी सारणी को चेंज किए उन्हें सबसे लास्ट में 9वें ग्रुप में उनको रख दिया गया। यह जो मेंडलीव द्वारा टेबल तैयार की गई थी उसकी मेरिट्स थी, उसके गुण थे। इसके अलावा मेंडलीव द्वारा यह जब टेबल तैयार की गई तो उसकी कुछ कमियां भी हुई, उसकी कुछ डीमेरिट्स भी थी। और वो क्या डीमेरिट्स थी? एक तो सबसे पहली डीमेरिट क्या थी कि हाइड्रोजन का जो स्थान था वह डिफाइन नहीं हो पाया, क्योंकि हाइड्रोजन जो है उसके जो गुण हैं वो जो पहला ग्रुप है उससे भी मिलते हैं और उसके गुण जो 7वां ग्रुप के जो हमारे पास 7वें ग्रुप के एलिमेंट्स थे उनसे भी मिलते हैं।
क्योंकि अगर हम देखें तो हाइड्रोजन हमारे पास जो एलिमेंट्स बनाता है वो जो पहले ग्रुप के एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके HCl बनाएगा, उसी तरह सोडियम भी NaCl बनाएगा, उसी तरह पोटेशियम भी पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा। तो उस प्रकार से जो यौगिक बनाए जाते हैं वो हाइड्रोजन द्वारा पहले ग्रुप के एलिमेंट से भी मैच करते हैं। और उसी प्रकार सातवें ग्रुप के अगर हम देखें तो वो द्विपरमाणु का अणु बनाते हैं, जैसे हमारे पास Cl2, जैसे Br2, उसी प्रकार से हमारे पास H2। तो हम देख पाते हैं कि हाइड्रोजन की पोजीशन डिफाइन नहीं है, उसे पहले ग्रुप में भी अरेंज किया जा सकता है और सातवें ग्रुप में भी अरेंज किया जा सकता है। दूसरी इसकी डिमेरिट थी कि जब परमाणुओं को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अंदर एलिमेंट्स को रखा गया है तो फिर कोबाल्ट को निकेल से पहले नहीं आना चाहिए था, क्योंकि कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान निकेल से अधिक है, निकेल को पहले आना चाहिए था। तीसरी जो डिमेरिट रही वो ये थी कि जो पहले ग्रुप के एलिमेंट है, जैसे हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उनके गुणधर्म कॉपर, सिल्वर और गोल्ड से कहीं भी मैच नहीं खाते। उसके अलावा जो समस्थानिक होते हैं, क्योंकि समस्थानिक हमें पता है कि उनका परमाणु संख्या निश्चित होती है लेकिन समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, तो उस प्रकार से समस्थानिकों को भी रखने की बहुत बड़ी चुनौती हुई, उनको कहाँ रखा जाए ग्रुप के अंदर। और उसके अलावा जो परमाणु द्रव्यमान है वो जब बढ़ता है तो उनके बीच में जो परमाणु द्रव्यमान होता है तो उनके बीच में यह पता लगाना असंभव था कि उनके बीच में कितने नए एलिमेंट खोजे जाएंगे। इस प्रकार से मेंडलीव की ये जो आवर्त सारणी थी उसमें कुछ कमियां रही, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा ठीक करने का कार्य किया गया। आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, 1913 में हेनरी मोजले द्वारा बताया गया कि जो परमाणु संख्या है वह द्रव्यमान संख्या की अपेक्षा तत्व का अधिक आधारभूत गुण है। उसके अकॉर्डिंग उनके द्वारा एक टेबल तैयार की गई जिसमें अभी तक ज्ञात 118 तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के अनुसार अरेंज किया गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके अंदर जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को हमारे पास 18 जो वर्टिकल लाइंस हैं जिनको समूह कहते हैं उनमें अरेंज करने का कार्य किया गया। इसके अलावा 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिनको हम आवर्त कहते हैं उनमें अरेंज करने का कार्य एलिमेंट्स को किया गया। 8 जो वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको हम समूह कहते हैं वो, और उसके अलावा 7 जो हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइंस जिनको हम आवर्त कहते हैं, उनमें सभी एलिमेंट्स को अरेंज करने का कार्य किया गया। सभी एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के अनुसार अरेंज करने का कार्य किया गया। अगर हम इस टेबल के मेरिट्स की बात करें, इसकी गुणों की बात करें, तो इस टेबल में जो सबसे बड़ा गुण ये था कि जो एलिमेंट्स हैं उनको उनके रासायनिक गुणधर्मों के अकॉर्डिंग समान रासायनिक गुणधर्म वाले एलिमेंट्स को साथ साथ रखा गया। अगर हम जिक्र करें किसी भी एक ग्रुप का, तो जैसे पहले ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो पहले ग्रुप का एलिमेंट मान लो मैंने लिया, यहां से मैंने लिथियम जिसकी परमाणु संख्या है 3। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 और 2s1, यानी कि हमारे पास जो बाहर का कक्ष है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है s में। उसी तरह यदि मैं सोडियम का जिक्र करूं तो 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है। उसी प्रकार से पोटेशियम का अगर हम जिक्र करें परमाणु संख्या 19, तो 2, 8 और 1, यहाँ भी बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है। यानी कि जो बाह्यतम कक्ष है सभी एलिमेंट्स के बाह्यतम कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन है। उसी प्रकार से दूसरे समूह के सभी एलिमेंट्स के बाह्यतम कक्ष में 2-2 एलिमेंट्स होंगे। इस प्रकार इन सभी की रासायनिक प्रवृत्ति एक ग्रुप के एलिमेंट्स की सबकी समान है। उसके द्वारा जो एलिमेंट्स हैं उनको धातुओं, अधातुओं तथा उपधातु के बीच में डिवाइड करने का कार्य किया गया पूरी टेबल के एलिमेंट्स को। इस टेबल को याद करना, इस टेबल को समराइज करना बहुत इजी था, आसान था। इसके अलावा जो अक्रिय गैसें हैं उनको बिल्कुल
पे जो ग्रुप है 18वां ग्रुप उसी में रखा गया। जो हमारे पास मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें कमियां थी कि उस आवर्त सारणी में जो समस्थानिक थे उनको उनकी पोजीशन डिफाइन नहीं हो पाई, क्योंकि समस्थानिक जो होते हैं उनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। तो क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित थी न कि द्रव्यमान संख्या पर, इसलिए जो समस्थानिक थे उनको इस टेबल में रखने की कोई चुनौती किसी प्रकार की उत्पन्न नहीं हुई। और ये इस टेबल की खासियत रही कि इस टेबल में सभी एलिमेंट्स को उनके समान गुणधर्मों के अनुसार अरेंज करने का कार्य किया गया। आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीव की आवर्त सारणी में समानताएं में अंतर, दोनों सारणी का हम जिक्र कर चुके हैं, आधुनिक आवर्त सारणी का और मेंडलीव की आवर्त सारणी का, जिनमें अलग अलग उस समय तक ज्ञात एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था। तो अब हम जिक्र करते हैं कि इनमें जो एलिमेंट्स हैं जो अरेंज किए गए इन टेबल्स के अंदर क्या समानता और अंतर थे। समानताओं का अगर हम देखें तो दोनों टेबल्स के अंदर एक समानता हमें नजर क्या आई कि दोनों में जो एलिमेंट्स थे उनको एक तालिका यानी कि टेबल के रूप में अरेंज किया गया है दोनों के अंदर। दूसरा, जो दोनों आवर्त सारणी जो थी उन दोनों में एक बेसिक समानता ये थी कि साथ साथ जो एक जैसे गुण वाले एलिमेंट्स हैं उनको साथ साथ रखा गया है, ये दोनों में समानता है। अगर हम जिक्र करें अब कि उनमें अंतर क्या क्या था, तो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसने उस समय तक ज्ञात 63 एलिमेंट्स यानी 63 एलिमेंट्स को एक टेबल की फॉर्म में अरेंज किया, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में 118 एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसके अंदर हमारे पास 9 ग्रुप थे, जो समूह जो थे जिनमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया वो 9 थे, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ग्रुप्स या समूह के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें समस्थानिक जो थे, क्योंकि मेंडलीव की आवर्त सारणी द्रव्यमान संख्या पर आधारित थी न कि परमाणु संख्या पर, तो उनको रखना एक चुनौती बन गई थी, उनको प्रॉपर पोजीशन नहीं मिल पाई। जबकि जो आधुनिक आवर्त सारणी है क्योंकि वो परमाणु संख्या पर है, द्रव्यमान संख्या पर आधारित नहीं है, इसलिए उनको रखने में कोई परेशानी नहीं हुई। उसके अलावा जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें जो अक्रिय गैसें थी उसके लिए उसने जगह छोड़ दी थी, लेकिन वो उसमें नहीं रखी गई थी क्योंकि उनकी खोज बाद में हुई थी। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में जो अक्रिय गैसें हैं उनको 18वें ग्रुप में रखा गया है। इस प्रकार दोनों टेबल्स के अंदर हमने समानताएं और क्या क्या उनके अंदर अंतर था वो हमने सीखा। संयोजकता, किसी तत्व के सबसे बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उस तत्व की संयोजकता को दर्शाती है, जिसे हम वैलेंसी भी कहते हैं। तो जो संयोजकता है वह किसी ग्रुप और किसी समूह में किस प्रकार बदलती है। अगर हम जिक्र करें समूह का, तो ये मैंने पहले समूह के एलिमेंट्स लिए हैं जिसमें हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये पहले ग्रुप या पहले समूह के एलिमेंट्स हैं। इनके सामने मैंने इनकी परमाणु संख्या लिखी है, जैसे हाइड्रोजन की 1, लिथियम की 3, सोडियम की 11, पोटेशियम की 19, रुबिडियम की 37, सीजियम की 55 और फ्रेंशियम की 87। अब हम यदि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, इनमें अलग अलग कक्ष में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार डिवाइड होते हैं, तो हम देखते हैं क्योंकि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 ही है तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, लिथियम की 3 है तो 2 और 1 यानी कि बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के केस में 2, 8, 1 यानी बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। उसी प्रकार से पोटेशियम के केस में अगर हम देखें तो यहाँ भी बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है और रुबिडियम के केस में भी बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यदि हम तीनों अगर हम इन सभी एलिमेंट्स का देख रहे हैं तो हमें जो एक समानता नजर आती है वह यह आती है कि जो एक समूह के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। यह सभी समूह पे लागू होता है, पहले के लिए, दूसरे के लिए, नेक्स्ट आगे तक जो हमारे पास समूह है उन सभी पे यह व्यवस्था लागू होती है। तो हम यहाँ से जनरल कंक्लूजन हमारे पास क्या आया कि जो समूह होता है उसमें संयोजकता नहीं बदलती है, वह समूह के सभी जितने भी तत्व होते हैं उनकी संयोजकता समान होती है। अब हम जिक्र करते हैं कि जो संयोजकता है वह आवर्त में किस प्रकार बदलती है। हमें पता है कि आवर्त में जब हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ जब हम जाते हैं तो परमाणु संख्या एक एक कर बढ़ती चली जाती है। जैसे मैंने तीसरे आवर्त का यहाँ एग्जाम्पल लिया है, तो तीसरे आवर्त में हमने देखा कि परमाणु संख्या कितनी है, सोडियम की 11 है, मैग्नीशियम की 12 है, एल्यूमिनियम की 13 है। इसी प्रकार ये आगे तक बढ़ती चली जाती है।
यदि हम अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार डिवाइड है अलग अलग कक्ष में। तो सोडियम के केस में 2 8 1 यानी बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम का अगर हम देखें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन किस प्रकार डिवाइड है 2 8 2 यानी बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है। और यदि मैं एल्यूमिनियम का जिक्र करूं तो यहाँ 13 परमाणु संख्या है वो, तो इसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार डिवाइड है पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 3 यानी बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो हम यहाँ से क्या देखते हैं, जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम बाएं से दाएं मूव करते हैं तब परमाणु संख्या एक एक कर बढ़ती चली जाती है। इसलिए जो संयोजकता है वह एक एक करके बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ से हमें पता लगा कि किसी समूह के अंदर इलेक्ट्रॉनिक संख्या सभी मेंबर्स की एलिमेंट्स की समान रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। जबकि जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं मूव करते हैं जाते हैं तो क्योंकि परमाणु संख्या एक एक कर बढ़ती चली जाती है इसलिए संयोजकता भी एक एक कर बढ़ती चली जाती है। परमाणु साइज जिसको हम एटॉमिक साइज कहते हैं, तो परमाणु साइज किस प्रकार किसी समूह और आवर्त में बदलता है। परमाणु साइज का जो मापन किया जाता है वह परमाणु त्रिज्या के रूप में किया जाता है जिसे हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। और वो क्या होती है, जो नाभिक से और बाह्यतम कक्ष के बीच की जो दूरी होती है उसे हम परमाणु त्रिज्या के नाम से जानते हैं और उसका मापन पिकोमीटर में किया जाता है। और एक पिकोमीटर जो होता है वो 10 की पावर -12 मीटर के बराबर होता है। इस प्रकार हम परमाणु का साइज जो है वो परमाणु त्रिज्या के रूप में मापते हैं। तो अगर हम देखें कि परमाणु का आकार या परमाणु त्रिज्या जो है वो जब हम किसी समूह में जाते हैं तो किस प्रकार बदलती है, किसी आवर्त में जाते हैं तो किस प्रकार बदलती है। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं हमने एक चार्ट बनाया है पहले ग्रुप के एलिमेंट्स का। पहले ग्रुप के एलिमेंट्स हमने लिए हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। यहाँ अगर हम देखें तो इनकी परमाणु त्रिज्या है 152 पिकोमीटर लिथियम की, सोडियम की 186 पिकोमीटर, पोटेशियम की 231 पिकोमीटर, रुबिडियम की 244 पिकोमीटर और सीजियम की 262 पिकोमीटर। यदि आप देखें इसमें तो आप देखते हैं कि जब हम किसी ग्रुप में जा रहे हैं तो परमाणु का आकार बढ़ रहा है, परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है। अब इसका कारण क्या कारण है कि जब हम किसी ग्रुप में जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है। तो यहाँ देखिए लिथियम जिसकी परमाणु संख्या 3 होती है तो 3 में हम इलेक्ट्रॉन किस प्रकार डिवाइड होंगे, इलेक्ट्रॉन पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, पहले में 2 और दूसरे में 1। यहाँ आउटर मोस्ट साइड में 1 इलेक्ट्रॉन है। टोटल कक्ष कितने हैं, 2 हैं। अभी मैंने सोडियम का लिया, सोडियम की परमाणु संख्या 11 है तो 11 में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार डिवाइड 2 8 और 1। यहाँ पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कक्ष की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। अब हम देखते हैं सोडियम की परमाणु संख्या 19 होती है, 2 8 8 और 1 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। और जो कक्ष हो गए वो कक्ष हो गए 4। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार डिवाइड है, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 1 ये हो गया। तो आपने देखा जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो जो कक्ष हैं उनकी संख्या एक एक कर बढ़ रही है। लिथियम के केस में 2 कक्ष हैं, सोडियम के केस में 3 कक्ष हैं, पोटेशियम के केस में 4 कक्ष हैं, रुबिडियम के केस में 5 कक्ष होंगे, सीजियम के केस में 6 कक्ष होंगे। तो आप क्या देख रहे हैं, जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन इलेक्ट्रॉन नए कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए जो यहाँ पे नाभिक है जिसपे जमा का आवेश है, धन आवेश है, उसका आकर्षण बल बाहरी कक्ष पे कम होता चला जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर हो गया, इसलिए परमाणु का आकार बढ़ता चला जाता है। अब हम किसी आते हैं आवर्त में किस प्रकार से क्या होता है। ये हमने बनाए दूसरे आवर्त के एलिमेंट लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इनकी परमाणु त्रिज्या आप देखेंगे तो लिथियम के 152 पिकोमीटर, बेरिलियम के 111 पिकोमीटर, बोरोन के 88 पिकोमीटर, कार्बन की 77 पिकोमीटर, नाइट्रोजन की 74 पिकोमीटर और ऑक्सीजन की 66 पिकोमीटर। आप देख रहे हैं जब हम किसी ग्रुप आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं तो परमाणु की त्रिज्या कम होती जा रही है, यानी कि परमाणु का आकार कम होता जा रहा है। इसका क्या कारण है, आखिर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। यहाँ अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या एक एक कर बढ़ी है, लिथियम की 3, बेरिलियम की 4, बोरोन की 5, कार्बन की 6, नाइट्रोजन की 7, ऑक्सीजन की 8। इलेक्ट्रॉन एक एक करके बढ़ा है लेकिन परमाणु त्रिज्या का आकार कम हुआ है। तो आखिर ऐसा क्यों, तो देखिए यहाँ से ये हमने लिखा लिथियम के केस में जो 3 इलेक्ट्रॉन है पहले कक्ष में 2, दूसरे में, बेरिलियम के केस में पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि 4 है, और बोरोन के केस में पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कक्ष
आप गौर करेंगे तो यहाँ कक्ष एक ही करके बढ़ा है, यहाँ कक्ष सेम है, इलेक्ट्रॉन उसी कक्ष में प्रवेश कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ क्या हो रहा है, यहाँ जो नाभिक है इसमें प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ती जा रही है। यहाँ प्रोटॉन कितने हैं, 3 है, यहाँ प्रोटॉन कितने, 4 है, यहाँ प्रोटॉन कितने, 5 है। इलेक्ट्रॉन उसी कक्ष में प्रवेश कर रहा है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या एक एक बढ़ती चली जा रही है, उसी कक्ष में है और प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, तो उसको ज्यादा आकर्षण बल से वो अपनी तरफ खींच रहा है। इसके कारण जो परमाणु का आकार है वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। यानी कि जब हम किसी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नए कक्ष में प्रवेश करता है, जबकि किसी आवर्त में अगर हम देखें तो बाएं से दाएं हम जाएं तो परमाणु का आकार कम होता चला जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसी कक्ष में प्रवेश करता है और नाभिक पर प्रोटॉन की संख्या एक एक कर बढ़ती चली जाती है। इसलिए बाह्यतम कक्ष पर प्रोटॉन का आकर्षण बल अधिक होता चला जाता है, इसलिए परमाणु का आकार छोटा होता चला जाता है। धात्विक लक्षण, जिसे हम मेटालिक कैरेक्टर भी कहते हैं, तो मेटालिक कैरेक्टर या धात्विक लक्षण किसी समूह और आवर्त में किस प्रकार बदलता है। हमने पहले समूह के एलिमेंट्स लिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। यहाँ अगर हम देखें तो और हमने दूसरे आवर्त के एलिमेंट्स लिए हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इन एलिमेंट्स में जो धात्विक लक्षण है वो किस प्रकार बदलता है, इसका अगर हम जिक्र करेंगे तो हमने अभी जिक्र किया कि भाई जो एलिमेंट्स हैं उनका आकार, जब हम किसी समूह में जाते हैं तो आकार जो है वो जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो आकार, परमाणु आकार बढ़ता चला जाता है। अगर हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या कम होती चली जाती है। तो जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं परमाणु का आकार बढ़ता चला जाता है, तो परमाणु के लिए जो वैलेंस शेल यानी बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होता है वह देना आसान होता है। इसलिए और धातु कौन से पदार्थ होते हैं, वो मटेरियल जो इजीली अपने में से वैलेंस शेल या बाह्यतम कक्ष में से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन नए कक्ष में प्रवेश करता है और नाभिक का आकर्षण बल कम होता चला जाता है, इसलिए परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन देना आसान हो जाता है क्योंकि नाभिक का आकर्षण बल बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर कम रहता है, वह आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसलिए जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक लक्षण बढ़ता है क्योंकि परमाणु आकार कम होता चला जाता है, ज्यादा बड़ा होता चला जाता है परमाणु आकार, और परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन देना आसान होता है। अब हम देखते हैं आवर्त में। जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन उसी कक्ष में प्रवेश करता है और नाभिक पर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती चली जाती है, इसलिए जो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पे आकर्षण बल बढ़ता चला जाता है। इसलिए किसी एलिमेंट्स, किसी तत्व के लिए किसी आवर्त में जब हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो देना होता है बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन, वह आसान कार्य नहीं रहता क्योंकि वह नाभिक से ज्यादा टाइटली बाउंड हो जाता है, बन जाता है। तो इसलिए जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक लक्षण कम होता चला जाता है क्योंकि परमाणु का आकार छोटा होता चला जाता है। अधात्विक लक्षण, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिपेंड करता है किसी भी तत्व के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता से, वो कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अभी हमने देखा कि जब हम किसी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं परमाणु का आकार बढ़ता चला जाता है, इलेक्ट्रॉन देना आसान होता है और धात्विक लक्षण बढ़ता चला जाता है। और हमारे पास अधात्विक लक्षण जो है उसका ट्रेंड अगर हम देखें किसी समूह में या आवर्त में तो वो धात्विक लक्षण से जस्ट उल्टा होता है। जब हम किसी आवर्त समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं परमाणु का आकार बढ़ता चला जाता है तो यहाँ जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बजाय उनके लिए देना आसान होता है, वो ले एक्सेप्ट करें उसके बजाय उनको देना आसान होता है क्योंकि बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत ज्यादा आकर्षण बल बहुत कम हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो टाइटली बाउंड नहीं होता, वो आसानी से दे सकता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय इनका देने का गुण होता है। इसलिए जब हम किसी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो अधात्विक लक्षण कम होता चला जाता है। अब आते हैं हम आवर्त में। किसी आवर्त में अगर हम देखें तो जो हमारे पास अधात्विक लक्षण है वो किस प्रकार बदलता है। हमें पता है जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसी कक्ष में प्रवेश करता है, नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता चला जाता है, इसलिए जो परमाणु आकार है वो कम होता चला जाता है और बाह्यतम कक्ष पे जो
नाभिक का आकर्षण बल है, अट्रैक्टिंग पावर है, वो ज्यादा होती चली जाती है। इसलिए इनके लिए इलेक्ट्रॉन देने की बजाय, जो हम आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ सभी एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉन देने की बजाय इलेक्ट्रॉन लेना आसान है। इसलिए जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो जो हमारे पास अधात्विक लक्षण है वह बढ़ता चला जाता है।